दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों मेरे अटायर से, मेरे गेटअप से आपको मालूम आया ही रहेगा, आपके समझ में आया रहेगा कि आज का अपना वीडियो भी दिवाली से दिवाली तक, ये जो अपना सीरीज़ है क्वालिटी शेयर्स बिलो 100, बिलो 75, बिलो 50, बिलो 25, उसमें से आज का अपना एपिसोड नंबर 3 है। तो आज हम ऐसे शेयर के बारे में जानेंगे। अगेन इट्स अ गवर्नमेंट शेयर बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें सेफ्टी ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट के शेयर्स में सेफ्टी ज़्यादा है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा मिलता है, इसीलिए मेरा फोकस ज़्यादा गवर्नमेंट शेयर्स के ऊपर रहता है। उसी कड़ी में दोस्तों आज का जो एपिसोड 3 है वो हुडको करके एक कंपनी है गवर्नमेंट का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कंपनी के ऊपर आज का अपना एनालिसिस है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक 2-3 मिनट में शेयर मार्केट का थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। शेयर मार्केट ही क्यों? इन्वेस्टमेंट के आपको मालूम है देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई बैंक में पैसा रख सकता है, पोस्ट में पैसा रख सकता है। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। उसके पहले लेकिन दोस्तों एक चीज़, अपना जो फिनंशियल स्टेबिलिटी है या अगर हमको फिनंशियल कंफर्ट चाहिए तो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है दोस्तों एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें डिफरेंस क्या है? और फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम सभी को मालूम है, एक्सपेंसेस मतलब हम लोग कुछ पैसा खर्च करते हैं, उसमें अपना मनी आउटफ्लो होता है, उसके सामने कुछ हमको रिटर्न मिलता है क्या? रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। रिटर्न में जिसके ऊपर हमने पैसा खर्च किया है वही चीज़ हमको मिलती है। एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट रहता है दोस्तों वो शॉर्ट टर्म रहता है। दैट मीन्स कुछ ही समय के लिए उसका बेनिफिट रहेगा, बाद में वो बेनिफिट चला जाएगा। उसके अगेंस्ट दोस्तों इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में भी पैसे का आउटफ्लो होता है, लेकिन दैट आउटफ्लो इज़ अ टेम्पररी आउटफ्लो। गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट मनी स्टार्ट्स अगेन कमिंग इन। दैट मीन्स इनफ्लो वापस अपना चालू होता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसके वजह से अपना कैश फ्लो वापस चालू होता है। इसमें दोस्तों जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसका जो अपना यूज़ है, उसका जो हमको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट में। जैसा मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, P&L का मतलब है खाया पिया पचाया। वैसा जो एक्सपेंस है दोस्तों वो खाया पिया पचाया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में जाता है, कंपनी के बैलेंस शीट में भी जाता है, और जो अपना डे टू डे लाइफ है, जो अपना फ्यूचर में जो अपना टाइम आने वाला है, जो अपना फिनंशियल स्टेबिलिटी आने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आएगा। तो अभी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड गेंस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लॉस भी होता है, बट विद द नॉलेज एंड विद सर्टन अदर थिंग्स वी कैन लिमिट द लॉसेस। बट उसमें जो गेन होता है दोस्तों, उसमें जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, जो डिविडेंड यील्ड हमको मिलते रहता है हर साल, उसके वजह से दोस्तों शेयर मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न कहाँ पे मिलता है? तो शेयर मार्केट में मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों बेस्ड ऑन आवर फिनेंशियल कैपेबिलिटीज़, बेस्ड ऑन आवर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, I would strongly recommend that some part of our investment, I'm not saying 100%, some part of our investment has to be in the equity market. तो ये रीज़न है दोस्तों कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अभी दोस्तों सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें हम लोग क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। बहुत से लोग दोस्तों बोलते हैं कि अभी मेरा रिटायरमेंट आएगा, मेरे सेविंग्स बहुत है। लेकिन दोस्तों सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें एक मेजर डिफरेंस है। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ अपने डे टू डे लाइफ का, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सेविंग जो होता है वो समझो हम रोज़ घर पे चावल बनाते हैं, और राइस बनाने में समझो घर में 2 आदमी है, और 2 आदमियों के लिए समझो 200 ग्राम चावल हमको रोज़ लगता है। उसमें से समझो मैंने 50 ग्राम हर दिन सेव किया और उसको साइड में निकाल के रखा, और सिर्फ 150 ग्राम का मैंने हर रोज़ चावल पकाया। तो क्या होगा दोस्तों? हर दिन मेरा 50 ग्राम चावल सेव हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सेविंग। लेकिन उसके ऊपर मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये जो मैंने सेव किया हुआ है चावल दोस्तों, ये जब भी मेरा डिफ़िकल्ट टाइम आएगा तभी मुझे ये काम आएगा। लेकिन मैंने 50 ग्राम सेव किया हुआ है, मुझे आगे जाके भी
50 ग्राम ही मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यही 50 ग्राम अगर मैं खेती में डालूँगा तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद ये 50 ग्राम के सामने दोस्तों मुझे 5 किलो चावल मिल सकता है। तो ये जो चावल है दोस्तों खेती में डालना, उसको फिनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इट हैज़ टू स्टार्ट एट अ अर्ली एज। अर्ली एज क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी जो फिनेंशियल मार्केट में अभी जो काम करने के तरीके हैं, अभी जो टेक्नोलॉजी आ रहा है दोस्तों, उसके वजह से गोइंग फॉरवर्ड 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लाइन अपना जो रिटायरमेंट एज है जो पहले 60 था, वो डेफिनेटली दोस्तों 15 साल 20 साल के बाद 60 का 55 होगा, 50 का 50 होगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो मेडिकल साइंस ने जो प्रगति की है, जो डेवलपमेंट किया हुआ है, उसके वजह से दोस्तों अपना जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ है। नाउ एवरेज एज इज 85 ईयर्स। देन दैट पर्सन हैज़ टू सस्टेन, दैट पर्सन हैज़ टू सर्वाइव विद द अवेलेबल फंड्स, विद द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट फॉर 30 ईयर्स। और यही दोस्तों अगर 50 हुआ अपना आगे का रिटायरमेंट का एज, तो देन ही हैज़ टू सस्टेन फॉर 35 ईयर्स। तो वो जो सस्टेन करने का पीरियड जो बढ़ रहा है दोस्तों, तो वो बढ़ा हुआ पीरियड में सस्टेन करने के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसे कॉम्बिनेशन में करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और आई वुड से मच अर्लियर देन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अपने पास ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल होना चाहिए कि जिसके वजह से हम लोग आगे के 30, 35, 40 ईयर्स अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये जो हुडको जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। ऑलमोस्ट 85% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है। और ये हाउसिंग रिलेटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। दोस्तों इसका हम लोग पहले बैलेंस शीट, P&L, सर्टन अचीवमेंट्स, इनका NPS कितना है और आगे जाके ये शेयर में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और दोस्तों पते की बात, अपने वीडियो में देखने के लिए मिलेगा ऐसी चीज़ें जो बैलेंस शीट और P&L में हिडन है, और बिकॉज ऑफ दोज हिडन पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ दोज हिडन थिंग्स आगे जाके कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इन टर्न कंपनी के शेयर प्राइस को फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए पहला कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। उससे बैलेंस शीट में 3-4 चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा। एक है दोस्तों लोन्स जो कंपनी ने दिए हुए हैं, वो लोन्स कंपनी के दोस्तों FY21 से FY22 में, मतलब प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट क्लोज टू 3000 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं। दैट मीन्स कंपनी का जो लोन का डिसबर्समेंट का स्पीड है दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। दूसरा चीज़, कंपनी का कैश एंड इक्विवेलेंट है दोस्तों, वो 1300 करोड़ रुपए से अभी 560 करोड़ रुपया है। अभी अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता तो मैं ये कहता था कि ये जो कैश एंड इक्विवेलेंट जो कम हुआ है ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है वो है लेंडिंग का, लोन देने का। तो अपने बुक्स में कैश रखने का मतलब नहीं है दोस्तों, अपने बुक्स में कम से कम कैश होना चाहिए, इतना ही कैश होना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट हो। तो दोस्तों ये जो कमी आई है कैश एंड इक्विवेलेंट में, वो मेरे हिसाब से इनफैक्ट हुडको के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना कैश इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट आइडल बैंक में पड़ा रहने से दोस्तों कंपनी हैज़ यूज दैट फॉर इंक्रीजिंग द लोन बेस, कंपनी हैज़ यूज दैट कैश फॉर लेंडिंग पर्पस। कंपनी का अगर दोस्तों हम लोग लायबिलिटीज़ देखेंगे तो कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है फॉर गिविंग इट फर्दर, वो लोन दोस्तों पिछले साल से करंट ईयर में 4000 करोड़ रुपए से कम हुआ है। वी कैन सी हियर फ्रॉम 58,000 करोड़ इट हैज़ कम डाउन टू 54,400 करोड़। इसका मतलब ऑन वन हैंड कंपनी का जो खुद का लोन है वो कम हुआ है, एंड ऑन द अदर हैंड ऑन एसेट साइड वी कैन सी दैट कंपनी ने जो लोन दिया है वो 2500 करोड़ से ज़्यादा है। इन टर्न कंपनी का बैलेंस शीट इन प्रीवियस ईयर हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 6500 करोड़। कंपनी का दोस्तों इक्विटी एकदम छोटा है, 2000 करोड़ का इक्विटी है, लेकिन उसके सामने जो रिजर्व्स है एज ऑफ नाउ वो 12,500 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है। ये हो गया दोस्तों बैलेंस शीट। अभी P&L लिखते हैं। P&L में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है फॉर फ्यूचर शेयर प्राइस डेवलपमेंट वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों कंपनी ने जो प्रोविज़न किया था
4-5 साल पहले कंपनी का पोजीशन, कंपनी के एनपीएस रियली वेयर एट द हायर लेवल। लेकिन दोस्तों इन लास्ट couple of years we can see that company has been releasing the provision which company had created on the non performing asset। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों 2021 में 74 करोड़ की प्रोविजन में कंपनी ने रिलीज़ किया, मतलब उतना लोन कलेक्ट किया जो बैड था। वेयर एज इन प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट क्लोज टू 250 करोड़ रुपीज़ दोस्तों कंपनी ने कलेक्ट किया और उसके सामने जो प्रोविज़न था वो रिलीज़ किया। दोस्तों जब भी प्रोविज़न क्रिएट होता है एनपीए के लिए तभी वो प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आता है। लेकिन जब भी ओल्ड लोन जो है, जो पहले बैड था लेकिन अभी कंपनी ने कलेक्ट किया, तो उसके ऊपर जो प्रोविज़न है वो जब भी रिवर्स होता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होता है। उसके वजह से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट ऑल्सो वी कैन सी, भले कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है 300 करोड़ रुपीज़ से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों 100 करोड़ से इंक्रीज ही हुआ है। दोस्तों ये जो रेवेन्यू जो कम हुआ है, ये रेवेन्यू इसलिए कम हुआ है कि कंपनी का जो हाउसिंग लोन है उसका क्वांटम थोड़ा कम हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स डैम बनाना हो या रोड बनाने हो या ब्रिज बनाने हो, उसके लिए दोस्तों लोन का जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहता है। तो वो जो लोन का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, हाउसिंग का कम हुआ है। इसके लिए दोस्तों वी कैन सी अ स्लाइट ड्रॉप इन द इंटरेस्ट इनकम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ कॉस्ट है वो कॉस्ट उनका इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कंपनी का मेजर कंपोनेंट है एक्सपेंसेस का। वो दोस्तों फ्रॉम 7.68 एज ऑफ मार्च एंड जो था उसके सामने अभी 7.43 है। इसका मतलब दोस्तों 0.2% से इंटरेस्ट कॉस्ट में उनकी कमी आई है, विच इज़ गोइंग टू सब्सटेंशियली एड अप टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द कमिंग ईयर्स। क्योंकि दोस्तों अभी जो लोन डिसबर्स हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम 9.5% टू 10.5%। ये जो इंटरेस्ट का ब्रैकेट है वो रेट पे, ये रेंज में दोस्तों कंपनी के लोन्स डिसबर्स हो रहा है। उसके सामने कंपनी का जो अभी कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट इज़ क्लोज टू 7.4%। अगर टोटल एनपीएस की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो एज ऑफ नाउ 2800 करोड़ के कंपनी के एनपीएस है, विच अमाउंट्स टू 3.58% ऑफ कंपनीज टोटल लोन बुक। लेकिन अगर नेट एनपीएस की हम लोग बात करेंगे, नेट एनपीए इज ओनली क्लोज टू 390 करोड़, विच इज जस्ट 0.5% ऑफ टोटल लोन आउटस्टैंडिंग। ये जो ग्रॉस और नेट में का जो डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस इज द प्रोविजन क्रिएटेड बाय कंपनी। समझो ये लोन कंपनी को राइट ऑफ भी करना पड़ा तो भी टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजन क्रिएटेड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इसका इफेक्ट, कुछ इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैसा वापस आ गया तो 2400 करोड़ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड बैक होंगे। और ये जो एनपीए है दोस्तों वो आगे जाके बढ़ने वाले नहीं है ज़्यादा इससे, क्योंकि कंपनी का जो लोन बुक है 78,000 करोड़ रुपीज़ का, उसमें से क्लोज टू 97% जो लोन बुक है दैट इज़ टुवर्ड गवर्नमेंट एंटिटीज़ ओनली। और गवर्नमेंट एंटिटीज़ में कंपनी का एनपीएस आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो भी एनपीएस हम लोग देख रहे हैं क्लोज टू 2800, उसमें से दोस्तों 80 to 90% बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। और कंपनी ने मार्च 2013 ऑनवर्ड्स एक ऐसा डिसीजन लिया है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू लेंड एनीथिंग टू प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स कंपनी का जो लेंडिंग होगा दैट लेंडिंग विल बी ओनली टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो ऑल लोन इज सिक्योर्ड, एनपीएस नहीं होगा। और जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर का अभी का जो एनपीएस है उसमें जैसे जैसे रेजोल्यूशंस आते जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड 2 years 3 years डाउन द लाइन, ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ये जो सब प्रोविजन है वो ऐड बैक होते रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फ्यूचर के लिए जो पते की बात मैं बोलने वाला हूँ कि ये पते की बात ये है कि ऑन वन साइड कंपनी का जो खुद का लोन है वो कम हो रहा है, ऑन द अदर साइड कंपनी जो लोन दे रही है वो बढ़ रहा है। तीसरा चीज़, प्राइवेट सेक्टर का जो बैड लोन है कंपनी इज़ ऑन द फास्ट ट्रैक टू क्लोज दोज लोन्स। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इज़ गोइंग टू लेंड ओनली टू गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड कंपनी का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 7.5% के आसपास है, वेयर एज कंपनी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज़ फ्रॉम 9.5% टू 10.5%। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आगे जाके कंपनी को हेल्प करने वाली है टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी सब्सटेंशियली। अभी ये सब देखने के बाद दोस्तों देखते हैं कि पिछले साल में
कंपनी का जो शेयर प्राइस का मूवमेंट था NSE पे, वो मूवमेंट कैसा था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अप्रैल से जुलाई तक जो मंथली हाई लो था उसमें 10 रुपये का डिफरेंस था। दैट मीन्स 10 रुपये से ऊपर जाएगा, वापस 10 रुपये से नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये जो गैप है 10 रुपये का, वो गैप 10 रुपये से कम होके 5 या 6 रुपये तक आई है। दैट मीन्स वोलेटिलिटी जो कंपनी के प्राइस में था, मंथली प्राइस में जो मूवमेंट हो रहा था, वो 10 रुपये से 5 रुपया अभी हुआ है, 5 से 6 रुपया अभी हुआ है। इसका मतलब दोस्तों कंपनी का डाउन साइड जो है वो अभी लिमिटेड है। अपसाइड लिमिटेड है क्या, वो आगे जाके 2 मिनट में हम लोग देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, शेयर प्राइस इम्प्रूव होने के लिए लास्ट ईयर में कंपनी ने 6,500 करोड़ रुपए का उनका खुद का कर्जा कम किया, वो हमने देखा। लेकिन अगले साल में दोस्तों कंपनी का ये प्लान है कि कंपनी का जो कर्जा है वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए से कंपनी कम करने वाली है, एंड दैट टू बाय यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज। इसका मतलब दोस्तों कंपनी का जो लोन बुक है 78,000 करोड़ का, उसके सामने कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उसमें का जो गैप है वो गैप सब्सटेंशियली बढ़ने वाला है। दैट मीन्स कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट एंड जो कंपनी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका कॉस्ट, उसका डिफरेंस भी दोस्तों सब्सटेंशियल बढ़ने वाला है। अगर ये सिचुएशन सही में ऐसा हुआ, अगर कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपया अगले साल रीपे कर दिया, तो ये जो गैप बढ़ने वाला है दोस्तों लेंडिंग एंड कंपनी का खुद का लोन, उसके वजह से अगर कंपनी 50 रुपया इंटरेस्ट पे करेगी, उसके सामने दोस्तों कंपनी को क्लोज टू 80 to 90 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। इतना दोस्तों कंपनी का अर्निंग्स आगे जाके बढ़ने वाला है। अभी एंड में दोस्तों कंपनी के KPIs देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कंपनी का जो EPS है दैट इज़ क्लोज टू 9 रुपीज़। दोस्तों ऐसे बहुत से कम शेयर है कि जिनका EPS 10 रुपये के आसपास है, एंड एज अगेंस्ट दैट उसका मार्केट रेट जो है शेयर का दैट इज़ 36 to 37 रुपीज़। इसका प्राइस टू बुक ऑल्सो दोस्तों 0.5 है। उसका शेयर का जो बुक वैल्यू है वो 72 रुपीज़ के आसपास है, जिसके सामने आज का जो क्लोजिंग था दैट वाज क्लोज टू 37 रुपीज़। और दोस्तों आज ये शेयर मेरे रडार में कैसे आया, ये मेरे वॉच लिस्ट में शेयर ऑलरेडी था, मेरे वॉच लिस्ट में ये शेयर ऑलरेडी है, लेकिन आज मैंने यही शेयर क्यों चुना, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि आज सुबह शेयर ओपन तो अच्छा हुआ, 37 रुपीज़ क्रॉस किया, लेकिन देन बाद में सब्सटेंशियल वॉल्यूम से शेयर का भाव थोड़े से नीचे आया। उसका 20 डेज़ का दोस्तों मूविंग एवरेज क्लोज टू 12 लाख शेयर्स। उसके सामने दोस्तों आज का जो वॉल्यूम हुआ वो 2 टाइम्स ज़्यादा हुआ, 2 टाइम्स ज़्यादा हुआ, शेयर का भाव भी थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन दोस्तों ये शेयर को मैं एनालाइज कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। ये शेयर में जब भी सब्सटेंशियल वॉल्यूम होता है, किसी एक दिन हो सकता है कल भी सब्सटेंशियल वॉल्यूम हो, कल भी शेयर का भाव 50 या 25 पैसे से नीचे जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये सब्सटेंशियल वॉल्यूम जब भी होता है उसके 7-8 दिन के बाद दोस्तों एक शार्प अप मूव ये शेयर में दिखती है। ये मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो दोस्तों 2 टाइम्स जो वॉल्यूम हुआ उसके वजह से आज ये शेयर मेरे रडार में आया। और आपको मालूम है मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, जिसमें कंपनी का P&L बैलेंस शीट और जो ट्रेडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो कंपनी का वॉल्यूम मूवमेंट क्या है, और वही वॉल्यूम मूवमेंट में ये शेयर आज मेरे रडार में आया। उससे इसका डाउन साइड, अगर मार्केट नीचे आया या वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ते रहा तो उसका डाउन साइड दोस्तों लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू मी अप टू 30 to 33 रुपीज़। लेकिन जो अपसाइड है, जो हमने प्राइस का रेंज देखा दोस्तों पिछले 12 महीने का, उसके हिसाब से और जो मैं कंपनी के फिनेंशियल्स और कंपनी के फंडामेंटल्स में जो मैं इम्प्रूवमेंट्स देख रहा हूँ, उसके वजह से दोस्तों जो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे के 6 महीने या 12 महीने तक, वो दोस्तों क्लोज टू 50 रुपीज़ है, बिटवीन 46 to 50 रुपीज़। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग भाव है उससे ऑलमोस्ट 40% का अप्रिसिएशन पॉसिबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये शेयर ने पिछले साल से अच्छा डिविडेंड देना चालू किया है। बिकॉज कंपनी का इक्विटी छोटा है, 2,000 करोड़ का इक्विटी है, प्रॉफिट सब्सटेंशियल हो रहा है, आगे जाके भी सब्सटेंशियल होगा। कंपनी खुद का जो डेट है वो कम कर रही है, दैट मीन्स उनका कॉस्ट कम हो रहा है। एज अगेंस्ट दैट कंपनी का लोन बुक बढ़ रहा है, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आगे जाके दोस्तों कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो अभी 10% के आसपास है, समझो प्राइस में ज़्यादा अपमूव नहीं हुआ, लेकिन ये डिविडेंड यील्ड आगे जाके
बढ़ने वाला है 12 से 13% तक, ऐसा मेरा एनालिसिस है। तो भले समझो शेयर के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी अगर कोई ये दिवाली से अगले दिवाली तक ये शेयर रखता है तो 12 से 15% का रिटर्न 100% इसमें पॉसिबल है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट, बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट लीजिएगा। टिप्स के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, नॉलेज बढ़ाइएगा, अपना एनालिसिस भी कीजिएगा और फिर शेयर खरीदी करना है नहीं करना है, क्या रेट पे करना है, वो आप आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, एपिसोड नंबर 3, दिवाली से दिवाली तक। दोस्तों ये जो सब अपने एपिसोड्स होंगे उसका रिव्यू हम लोग अगले दिवाली के पहले डेफिनेटली लेने वाले हैं कि हमने क्या रेट पे ये शेयर्स आइडेंटिफाई किए थे, इन बिटवीन प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ, अगले दिवाली में इसका प्राइस क्या है। लेकिन दोस्तों अगले दिवाली तक ही वेट करना ऐसा नहीं है, इन बिटवीन अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ 15-20% के ऊपर अगर प्रॉफिट है निकालो, प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुक प्रॉफिट टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन हुडको, दिवाली से दिवाली तक का एपिसोड नंबर 3। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हो और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।